अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों दलित, पिछड़ा, आदिवासी और मंडल कमंडल की राजनीति का एक नया दौर शुरू हुआ है। और ये दौर हमें 90 के दशक की याद दिलाता है, जब उत्तर प्रदेश में पिछड़ा बनाम अदर्स की बड़ी व्यापक और बड़ी राजनीति हो रही थी। और उस वक्त से लेकर अब तक का माहौल का अगर आप आकलन करें तो 2014 के बाद जब किसी को राजनीतिक ठिकाना उत्तर प्रदेश में नहीं मिला, तो अब विपक्ष ने तैयारी कर ली है यूपी में दलित पिछड़ा जोड़ने की एक राजनीति, जो सिर्फ जातीय चश्मे के आधार पर ही आ सकती है। और इन दिनों ये मुद्दा गर्म हो रहा है और इस मुद्दे को धार दे रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। तो क्या है ये राजनीति? और आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी एक अखबार को दिए गए इंटरव्यू में कुछ मुद्दे उन्होंने पब्लिक डोमेन में डाले। फिर स्वामी प्रसाद ने ऑफिशियली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्यों? क्योंकि उन्हें तो मौका मिल गया। तो आज हम इस चर्चा को इसी मुद्दे पर केंद्रित करेंगे। बहनों भाइयों, इतिहास और राजनीति लौट कर आते हैं और खुद को दोहराते हैं, और ये उतना ही सच है जितना हम और आप इस वक्त डिबेट में। तो इतिहास और राजनीति खुद को कब दोहराते हैं? जब वो अपने पीक पर पहुंच जाते हैं, फिर से शुरुआत वहीं से होती है। जिन्होंने भी इतिहास पढ़ा और जिन्होंने भी सियासत देखी है, लौट कर वो चीज़ें उनके समक्ष प्रस्तुत हुई हैं। मैं आपसे जिक्र करना चाहूँगा उत्तर प्रदेश में 90 के दशक से के बाद से शुरू हुई राजनीति, विशेष तौर पर 89 से शुरू हुई पॉलिटिक्स और 2017 तक चलने वाली उत्तर प्रदेश, 2014 तक इनफैक्ट चलने वाली उत्तर प्रदेश की राजनीति में आप पाएंगे मंडल वर्सेज कमंडल। मंडल यानी पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने की सिफारिश करने वाला आयोग, और कमंडल मतलब अयोध्या मूवमेंट। आप ध्यान करें तो ये एक साथ शुरू हुए थे और दोनों अपने पीक पर गए। और जब ये पीक पर जाते हैं तो किसे सत्ता दिलाते हैं? कमंडल आएगा तो सत्ता किसको मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी। और मंडल आएगा तो सत्ता किसको मिलेगी? समाजवादी पार्टी, बीएसपी या लालू प्रसाद यादव या नीतीश कुमार। सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग को लाभ देने वाले पॉलिटिकली फर्टाइल लैंड है उत्तर प्रदेश और बिहार। और यहाँ के राजनीतिक दृष्टिकोण को बहनों भाइयों आप समग्र रूप से देखें तो ये पाएंगे कि उत्तर प्रदेश में पिछले 20 सालों तक चली राजनीति पिछड़ा वर्ग पर केंद्रित रही है, अदर बैकवर्ड कास्ट। अब ये राजनीति किस दिशा में जा रही है? और आप देखें तो 2022 के बाद, और इनफैक्ट बल्कि मैं तो कहूँगा रिसेंटली जो अभी बाई इलेक्शंस हुए हैं मैनपुरी, रामपुर, खतौली के, यहाँ पर आप पाएंगे तो विशेष रूप से ये आप महसूस करेंगे और देखेंगे कि राजनीतिक दृष्टिकोण बदल रहा है। मुद्दे दरकिनार हैं और मुद्दों पर कभी उत्तर प्रदेश में चुनाव होता भी नहीं। चुनाव किन दृष्टिकोण पर होता है और किन मुद्दों पर होता है? जाति के आधार पर। और हिंदू समाज की एक कड़वी सच्चाई है जातीय व्यवस्था। उस व्यवस्था के मैक्सिमम बेनिफिशियरी कौन है? पॉलिटिकल पार्टी। अब ये बात अपोजिशन को समझ में आ गई कि भारतीय जनता पार्टी को शिक्षा, महंगाई, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, इन सब मुद्दों पर घेरा नहीं जा सकता। किसान, आवारा पशु, इन मुद्दों पर भी घेरा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि जनता में जो वोटर्स है बीजेपी का, एक समग्र हिंदुत्व की भावना है। तो ये समग्र हिंदुत्व की भावना को तोड़ने का सबसे बड़ा औजार क्या है? जाति। ये जुड़ा भी हिंदुत्व में कब था? जातियों के बंधन तोड़कर जुड़ा था। कब? जब बीजेपी के साथ इकट्ठा हुआ। अनकंडीशनल सपोर्ट बीजेपी को, जातीय बैरियर तोड़कर बीजेपी को सपोर्ट। अब अपोजिशन को भी ये फार्मूला मिल गया है कि वापस इनको इनकी जगह पहुंचाएंगे, तब जाकर बीजेपी के इस तिलिस्म और राजनीतिक मायाजाल को तोड़ पाएंगे। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य उसी की एक बड़ी कड़ी हैं? या अपोजिशन को ये बात महसूस हो गई है कि जनता को वापस उसी चौराहे पर लाना होगा जहां से बढ़कर वो बीजेपी के पास चले गए? इसीलिए मैंने आज जब डिबेट का प्रारंभ किया बहनों भाइयों, तो ये बात कही कि इतिहास और राजनीति खुद को दोहराते हैं। और अब उत्तर प्रदेश की राजनीति एक ऐसे दोराहे पर खड़ी हुई है जहां लौट कर आते लोग दिख रहे हैं। अगर समय रहते बीजेपी ने कोई प्रबंध अपने लिए नहीं किया तो क्या कमंडल चलेगा? बिल्कुल चलेगा।
अभी जब राम मंदिर का निर्माण होगा और भव्य कार्यक्रम पूरे देश भर में प्रारंभ होंगे, एक हिंदुत्व की एक बहुत प्रज्वलित भावना जनता के बीच प्रस्तुत की जाएगी। विपक्ष क्या उससे लड़ पाएगा? विपक्ष को अब एक हथियार मिला है ओबीसी को एक करने के लिए, दलितों को अपने साथ जोड़ने के लिए, आदिवासियों को अपने साथ जोड़ने के लिए और महिला वोटरों में ये भाव उत्पन्न करने के लिए कि वहां तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है। राजनीति बहनों भाइयों संदेश के जरिए होती है। राजनीति फावड़ा चलाने से नहीं होती है। राजनीति सिर्फ रैलियां करने से, रोड शो से नहीं होती है। राजनीति बयानों के जरिए संदेश से होती है और वो संदेश जा रहा है अदर बैकवर्ड कास्ट, शेड्यूल्ड कास्ट और महिलाओं के बीच। क्या इसका ये एक राजनीतिक जोखिम है जिस पर अपोजिशन खेल रहा है? क्यों जोखिम मैं कहता हूं? ये अंतिम कार्ड है, इसके बाद कुछ नहीं। अगर ये चला तो मामला अर्श पर, नहीं चला तो फर्श पर तो पहले से लेटे हैं। यानी ये अंतिम दांव है और बीजेपी के पास फिलहाल इसका कोई बहुत सॉलिड जवाब नहीं है और बीजेपी इसका मुकाबला करने से हटो और बचो की रणनीति, क्योंकि बीजेपी को भी समझ में आ रहा है कि अपोजिशन ने ये फाइनल धोबी पछाड़ दांव मारा है और क्या बीजेपी इस लपेटे में आएगी, क्या बीजेपी इस दांव में घिरेगी या नहीं गिरेगी। और मैं आज का रिसेंट आपको एक एग्जांपल देता हूं। राजनीति बहनों भाइयों हमेशा एविडेंस बेस्ड करनी चाहिए। डिबेट हमेशा एविडेंस बेस्ड होनी चाहिए, तभी तथ्यात्मक डिबेट होती है, तभी जनता के बीच आप सही चीजों का प्रस्तुतिकरण कर पाते हैं। और मैं एविडेंस दे रहा हूं आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का टाइम्स ऑफ इंडिया को दिया गया एक इंटरव्यू, जिसका प्रॉपर एक वीडियो भी टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से या उनके पत्रकारों की तरफ से रिलीज किया गया। इंटरव्यू कल छपेगा, वीडियो आ जाया है, जिसमें रामचरितमानस, स्वामी प्रसाद मौर्य, अखिलेश यादव के मुद्दे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं। अभी ये वक्त बीता ही था इस बयान को आए। इमीडिएट 4 बजे स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली और फिर कहा कि वोट लेते समय हम हिंदू और बाकी समय बेगाने, धर्म की आड़ में अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी इस मुद्दे को ज्वलंत रखना है, इसमें घी डालते रहना है। कुछ स्टेटमेंट आप सुन लें, आज की चर्चा बहुत ही दिलचस्प है। बीजेपी के लोग पिछड़ों को शूद्र, दलित को शूद्र मानते हैं। बीजेपी के लोग हम सबको शूद्र मानते हैं। उनको ये तकलीफ है कि हम उनके धार्मिक स्थान पे क्यों जा रहे हैं, गुरु संत लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए। समस्त महिलाओं और शूद्र समाज को सम्मान देने के लिए आगे आए, अपमान की व्यवस्था खत्म हो और अभी तक धर्म के नाम पर जो अपमानित किए जाने की परंपरा चली आ रही है, इस पर तत्काल विराम लगे। इतना बुद्धि और विवेक तो होना ही चाहिए कि किस भाषा में लिखा गया और उस भाषा का लोकल स्तर पर उसको उसकी परिभाषा किस रूप में परिभाषित की जाती है। अब उस बात की चीज यानी हम लोग जो है उन लोगों को बताने लग जाए जिसको उस भाषा की समझ न हो, तो फिर अनावश्यक रूप से अपना मुंह भी खराब करना है। मुद्दा विहीन लोग हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि हम क्या बोलें क्या ना बोलें। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उनके न देश की सरकार के खिलाफ न प्रदेश की सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा ही नहीं है। केवल आप सब इतना सवाल कर देते हो, उनका नाम लेते हो, इसलिए उनको स्पेस मिल जाता है। अन्यथा अगर आप सवाल ना करो तो ये कहीं इनका पता ना चले, क्योंकि जनता के बीच में ये है नहीं, गुंडों के बीच में है, अपराधियों के बीच में। तो बहनों भाइयों आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। राजेश चौधरी भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं और प्रवक्ता भी हैं, मेरे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। प्रियंका गुप्ता उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं। दीपक मिश्रा बहुत ही जाने माने समाजवादी चिंतक हैं। अरुण राजभर एसबीएसपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी और प्रवक्ता हैं और चक्रपाणी जी महाराज हिंदू महासभा के अध्यक्ष मेरे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं राजेश चौधरी जी कि आपने स्वामी प्रसाद मौर्य का स्टेटमेंट सुना होगा। उन्होंने कहा है आज योगी जी के बयान के बाद कि वोट देने के समय हम हिंदू और बाकी समय बेगाने, ऐसा क्यों? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य कोई बहुत गंभीर व्यक्ति नहीं है मेरी नजर में, छिछोरे नेता हैं।
आप प्लीज और डोंट पद यूज लोलुप दिस है। टाइप, no, ये भाषा गलत नहीं, है। आप पद कोई और लोलुप शब्द है। इस्तेमाल कर सुनिए, सकते हैं, पर ऐसे नहीं, अब्यूजिव नहीं, लैंग्वेज वो- प्लीज इस्तेमाल ना करें। नहीं, जो मुझे बोलना है मैं बोलूंगा। नहीं, मैं आप किसी को गाली नहीं दे सकते हैं। नहीं, छिछोरे का मतलब नहीं, क्या मैं होता जो, है? हाँ, जो आप होता आप होगा, आप 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 निकालिए। अपनी बात देखिए आपको शिष्टाचार आपको जो तरीके अर्थ से और निकाल, अच्छे शब्दों का चयन। आप बोल रहे आप थे जो तो कुछ कहना हो नहीं बोला कहिए, बीच में। पर आप गाली गलौज की भाषा इस्तेमाल नहीं, मत नहीं, करिए। आप मंडल कमंडल, कोई मंडल कमंडल नहीं चलेगा साहब यहाँ। काहे का मंडल कमंडल है? जो एजेंडा ये फिक्स करना चाह रहे हैं वो एजेंडा यहाँ फिक्स होने वाला नहीं। हर ओबीसी भी हिंदू है, इनको सत्ता मिल नहीं रही, सत्ता मलाई चाटने को मिल नहीं रही। अब प्रधानमंत्री ओबीसी नजर नहीं आ रहे इनको। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, इनको एसटी समाज की नजर आएंगी नहीं। जाट समाज से, वो पिछड़ा समाज से आने वाले देश के उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब इनको नजर आएंगे नहीं। शिवराज सिंह कितने लंबे समय से मुख्यमंत्री हैं वहां के मध्य प्रदेश के, वो इनको नजर आएंगे नहीं। इनका अपना राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई है। और ओबीसी समाज भी पहले हिंदू है, उसके बाद वो जातियों में बढ़ता है, ऐसा नहीं है। और जो एजेंडा आप लोग सेट करने की कोशिश कर रहे हैं वो एजेंडा अब सिर्फ नहीं होने वाला है। वो निकल गया पुराना जमाना, जब लोगों के अंदर भ्रांति पैदा करके, लोगों के अंदर भ्रम पैदा करके ये सब करने की कोशिश। कितनी पार्टियां बदली ये बताओ ना। बहुत गंभीर नेता, चलो मैं मान रहा हूँ आपकी बात, स्वामी प्रसाद देखो, मौर्य जी आपको अपनी बहुत बात दुनिया राजेश के जी सर्वयोग्य कहने का कार्य पूरा हक है, लेकिन मैं आपसे फिर नहीं, कह रहा हूँ आप गाली गलौज के शब्द किसी के लिए इस्तेमाल ना कोई करें। गाली कोई ये गंभीर है अगंभीर है, अच्छा, मेरा कोई रामा- कंसर्न नहीं है, लेकिन आप किसी को व्यक्ति छिछोरा नहीं बोल सकते हमारे हैं ऐसे। धार्मिक ग्रंथ का अपमान करेगा वो छिछोरा ही कर सकता है। कोई गंभीर आदमी यह काम नहीं करेगा। तो क्यों उनकी बेटी को अभी तक अरे वो एमपी तो बना हमारी- रखा है और अपने यहाँ वो किस तो बात की हमारी- मलाई तो चटवाते बे- रहे? बे- तब नहीं, छिछोरे नहीं बेटी थे वो? बोलेगी तो बेटी का जब बोलेगी, गौरी गणेश बेटी को लेकर बोलेगी। बेहद अपमानजनक टिप्पणी की थी, नहीं, तब तो आपने बेटी छिछोरा नहीं कहा बोलेगी था। तो बेटी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और कोई धोबी पछाड़ नहीं है। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। जीरो है, कोई दावी नहीं है ये तो साहब। हम बैठे ओबीसी समाज से आकर के हम नहीं नजर नहीं आएंगे। केशव मौर्य ओबीसी समाज से नहीं आते, स्वतंत्र देव सिंह ओबीसी समाज से तो नहीं आते। बीजेपी इतना ओवर रिएक्ट स्वामी के स्टेटमेंट पर क्यों कर रही है? केवल यादव प्राइवेट लिमिटेड कंपनी समाजवादी पार्टी वो एक परिवारी ओबीसी समाज है क्या ब्रजेश जी? मैं पूछना चाहता हूं। तो ये राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई है उनके, लगातार जनता नकार रही है। और हर आदमी हिंदू तो है ही ना साहब। देखा है 2012 से लेके 2017 तक का मुसलमानों का तांडव, किस तरह से हिंदुओं को मारा जाता था, कैसे हिंदू पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पलायन कर रहे थे, कैसे मेरे समाज के लोगों को कत्लेआम किया गया। कोई नहीं भूला है, सब याद है सबको। पता है जब ये पावर में आते हैं तो कितना गुंडागर्दी बढ़ जाती है, किस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ जाता है, किस तरह से जो है एक वर्ग विशेष के लोग आपने आकर एक के सेकंड लोगों के राजेश ऊपर जी, अत्याचार करते हैं। राजेश जी, आपने कहा स्वामी प्रसाद मौर्य छिछोरा हैं, तब भी थे छिछोरा जब आपके यहाँ थे। और जिनको आप छिछोरा बता रहे हैं उनकी बेटी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है बीजेपी से। कोई बाप गलती करता है तो बेटी को सजा मिलती है, बेटी को सजा बेटी तो मिलती है बाप क्या? के बयान के साथ खड़ी है। उस समय पे रामायण का अपमान नहीं किया था उन्होंने। क्यों? हमारे गौरी गणेश धार्मिक के ग्रंथों को का लेकर अपमान नहीं कितनी किया था। अपमानजनक टिप्पणी की थी? उन्होंने कोई रामायण का उस समय अपमान नहीं किया गौरी था। गणेश जी को रामायण लेकर का बहुत अपमान करने अपमानजनक को टिप्पणी भारतीय की जनता थी। पार्टी में रामायण का अपमान करने वाले की कोई स्थान नहीं है। और इस देश की जनता स्वीकार नहीं कर रही, उनका समाज। अरे जो आदमी वोट कितने मिले थे जो बता दो ना साहब, कितने बड़े नेता हैं वो विधानसभा का चुनाव लड़े थे, कहाँ कितने नंबर पे आए? तो एक बात बताओ, जब जमानत वो पर्ची इतने कर खराब दी। नेता थे, अच्छा नहीं कर पा रहे थे, तो बीजेपी उनको अपने यहाँ क्यों ले गई थी कि उनको भी टिकट दिया, उनके रिश्तेदार को टिकट दिया, उनकी बेटी को चुनाव लड़वाए? आप आज कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद की कोई औकात नहीं, तब क्यों इतना सजा बजा के ले गए थे? औकात तो दिखा दी जनता ने विधानसभा के चुनाव में। पता नहीं कौन से नंबर पे आए, पता है छाट करके सीट ली थी, भाग करके चले गए, उसके बाद क्या हश्र हुआ है वो तो औकात तो जनता बताती है जी। मैं बताने वाला है, आप बताने वाले क्या थोड़ी आपने ना। उनके लिए जिस तरह का भाषा इस्तेमाल की, क्या आप अपना शब्द छिछोरा वाला वापस लेना चाहेंगे? कोई भी व्यक्ति हमारे धार्मिक ग्रंथों को अपमान करेगा वो गंभीर व्यक्ति मैं दीपक नहीं हो मिश्रा को सकता। आमंत्रित करता हूं, नहीं, बहुत ही मैं- जाने माने मैं समाजवादी किसी चिंतक किसी और के धार्मिक ग्रंथ का ओके राजेश जी, अब मैं डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। मेरे साथ दीपक मिश्रा मौजूद हैं, समाजवादी चिंतक हैं। इन्होंने जो भाषा इस्तेमाल की वो तो मैंने उस पर टोका, दीपक मिश्रा जी, लेकिन ये हो क्या रहा है इन दिनों? देखिए, जब राजनीति में कम पढ़े लिखे लोग, सैद्धांतिक पहलुओं से अपरिचित लोग आएंगे तो यही होगा। नहीं, राजेश हाईली क्वालिफाइड है, ऐसी बात नहीं। नहीं, मैं राजनीतिक अध्ययन की बात कर रहा हूँ। मैं राजेश जी की व्यक्तिगत बात किया ही नहीं, लेकिन हाँ, छिछोरा जैसे शब्द
सार्वजनिक रूप से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दीनदयाल जी की पॉलिटिकल डायरी में बाकायदे इसी शब्द का उल्लेख है, किसी ने, उन्हीं की पार्टी के किसी ने ऐसा प्रयोग किया था, दीनदयाल जी ने उसे बाकायदे डपटा था। जब आप लोक मर्यादा में होते हैं, रामायण की बात चल रही है, रामायण में 2 शब्द का बड़ा इस्तेमाल है, एक लोकापवाद, पूरा का पूरा उत्तरकांड पढ़िए, लोकापवाद। राम अपने बहुत छोटे व्यक्ति से पूछते हैं कि ये बताओ, मेरे शब्दों से, मेरे व्यवहार से, मेरे व्यक्तित्व से कोई दुखी तो नहीं है, कहीं कोई मेरे खिलाफ कुछ बोल तो नहीं रहा है? उसमें से बहुत आदमी खिंचक के बोलता है, तो फिर कितना बड़ा निर्णय लेते हैं माता सीता के परित्याग तक का। तो लोकापवाद से भारतीय जनता पार्टी का कोई सरोकार नहीं रहा, ये दीनदयाल जी को भूल चुके हैं। अब आप देखिए, पर राजेश चौधरी ने गाली क्यों दी इस तरह? जी राजेश चौधरी ने ऐसी गाली वाले शब्द इस्तेमाल राजेश जी तो खुद ही बैठे हैं तो बता सकते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं, मैंने भी पूरा का पूरा भाजपा साहित्य पढ़ा है, पूरा संघ साहित्य पढ़ा है, यहाँ तक कि आडवाणी जी की माई कंट्री माई नेशन का हर्फ ब हर्फ पढ़ा है। अगर उसकी कसौटी पर मैं कह रहा हूं कि ऐसे शब्दावली ठीक नहीं है। पर आपकी पार्टी इन दिनों जिनसे आप जुड़े हुए हैं, जी जी, वो बहुत ओपनली और एग्रेसिवली इस मुद्दे पर बोल रहे हैं, जिसे हम शूद्र शब्द का इस्तेमाल करना कह रहे हैं। आज भी मैंने देखा कि स्वामी प्रसाद मौर्य का स्टेटमेंट आया और अखिलेश यादव तो खुलकर, तो अब ये माने कि ओबीसी पॉलिटिक्स के पुरानी राह पर आपकी पार्टी लौट गई है? अब देखिए, अगर उन्हें पुरानी राह पे लौटना होगा तो फिर लोहिया की भी उस रामायण मेला की तरह भी लौटना होगा, एक चीज। दूसरी चीज, ये तो मनु ने ही लिख दिया है, जन्मना जायते शूद्र, और कृष्ण ने भी गीता में कहा है, जन्मना जायते शूद्र गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्म के आधार पे फिर वर्ण विभाजन होता है। और मान्यवर, जब भारत पे पहले आक्रांता का आक्रमण हुआ था, उसके बाद से आप देखिए वर्ण व्यवस्था। आप सहमत हैं जो कुछ भी स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं? नहीं, व्यक्तिगत रूप से भी नहीं और लोहिया की कसौटी पर भी नहीं। पहली बात, ठीक है, व्यवहारिक राजनीति अपनी जगह। आप देखिए, वो कहते हैं कि तुलसी यानी रामायण नारी विरोधी है। मैं डॉक्टर लोहिया का एक व्याख्यान लेकर आया हूं रामायण में। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब आप ऐसा महसूस करते हैं तो फिर स्वामी प्रसाद का प्रमोशन क्यों हुआ? जी, यहाँ उनको नेशनल जनरल सेक्रेटरी बनाया गया, बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत टॉप 5 में रखा गया उनको। मैं बहुत बता रहा हूँ, नारी के संदर्भ में लोहिया ने कहा है कि नारी को कलंकित करने वाली पंक्तियों को हंसकर टाल देना चाहिए। और उन्होंने तुलसी की एक पंक्ति, कत विदृषिजी नारी जगमाही पराधीन सपने हूं भाई, आप अपने इंटेलेक्चुअल नॉलेज से डिबेट को भटका रहे हैं। नहीं, डिबेट पे ही मैं हूं। आरोप है आपके ऊपर, आप डिबेट भटकाने नहीं, मैं डिबेट पर ही हूं। और ये लोहिया ने नारी पर स्वाधीनता, आप ये कहते हैं कि स्वामी से सहमत भी नहीं है, स्वामी गलत भी कर रहे हैं, एक पार्टी और इतने चेहरे। और फिर मैं दूसरी तरफ देख रहा हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य स्काई लैब की तरह आते हैं और उनको प्रमोट करके नेशनल जनरल सेक्रेटरी बनाया जाना, हारने के बावजूद उनको एमएलसी बनाया गया। अब इस समय तो मैं देखता हूं कि वो मुख्य प्रवक्ता की भूमिका भी निभा रहे हैं। अब देखिए, हर दल की कार्यप्रणाली होती है, हर दल की अपनी नीति होती है, बहुत सी बातें सार्वजनिक रूप से नहीं कही जा सकती। लेकिन एक बात करा दें कि हर समाजवादी, मनसा वाचा कर्मणा समाजवादी लोहिया को अधिकृत मानता है, वह अन्य किसी को अधिकृत नहीं मानता है। नेताजी, अखिलेश जी, सारे लोग। तो क्या स्वामी गलत कर रहे हैं आपके हिसाब से इस प्रकरण पे? स्वामी जी को तब तो राजेश चौधरी की बात सही है, ये शब्दावली इनकी गलत है। और एक चीज और लेकिन है, इनकी बात सही है। नहीं, आप देखिए, इनके शब्द गलत हो सकते हैं लेकिन इनकी बात सही है। ठीक है दीपक मिश्रा, मुख्यमंत्री, देखिए, मुख्यमंत्री जी ने जो बात आज कही, क्या वह रामायण के उन दोहों का कहीं उल्लेख करते हैं? जी, ये लोग तो खुद ही राम के विचारों पे नहीं चलते आते हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं प्रियंका गुप्ता को आमंत्रित करता हूं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता है। प्रियंका जी, शुक्रिया आपका। ये इन दिनों उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है आप देख रही होंगी, आपकी पार्टी क्या स्टैंड रखती है? ये जो शूद्र पॉलिटिक्स, ओबीसी पॉलिटिक्स, महिलाओं को लेकर टिप्पणियाँ, पुराने धार्मिक ग्रंथों की बातों को निकालकर पब्लिक डोमेन में लाना, एक दूसरे के लिए अपमानजनक शब्द बोलना, गाली गलौज करना, क्या ये सब ठीक हो रहा है यूपी में? ब्रिजेश जी, आपको जैसा कि पता है कि चाहे वो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की 4000 किलोमीटर की यात्रा हो, उसका मकसद यही था। उसका मकसद यही था कि लोगों के बीच जो धर्म और जाति को लेकर बंटवारा किया गया है, उस खाई को पाटने का काम किया जाए। और किसी नेता में इतनी क्षमता नहीं है आज के टाइम में कि वो इतनी बड़ी यात्रा कर सकते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि कहाँ है जनता के मुद्दे? स्वास्थ्य का बजट जो कम कर दिया गया है, शिक्षा का बजट कम कर दिया गया है, और महिलाओं की बात कर रहे हैं। क्या किया आपने महिलाओं के लिए? सत्ता में बैठी है, इतनी बड़ी पार्टी है, और उसके बाद महिलाओं को दिया गया है इन्होंने? ये आज बता दें हमें। पिछड़े और दलितों को इन्होंने क्या दिया? देखा, महिलाएं 2.5 लाख रुपया जमा करें, 7.5% तक ब्याज मिलेगा, उसमें टैक्स भी नहीं लगेगा। जमा कहाँ से करेंगी?
जब खर्च से बचेगा तब तो जमा करेंगे ब्रजेश जी। ये गैस के सिलेंडर का प्राइस क्यों नहीं कम कर देते हैं, बचाएंगी कहाँ से भाई? आप ये बताइए, आपने कहा कि ठीक है आप जो है पर ये लघु स्वामी उद्योग चला प्रसाद रहे हैं। मौर्य जिस तरह का विवाद उत्पन्न कर रहे हैं और बीजेपी भी उस पिच पर बढ़िया बैटिंग करने के लिए रोज आ जा रही है, ऐसा हो क्यों रहा है मैडम? सिंपल सी चीज है ब्रजेश जी, मुद्दे हैं कहाँ? अगर आपसे आपके पास आपने पिछले 5 साल 10 साल में जो काम किया होगा वो गिनाने का समय आएगा ना, आपसे तो सवाल पूछेगी जनता। आपके पास जवाब नहीं है तो आप इन्हीं सारे मुद्दों में लोगों को उलझाएंगे। परंतु कांग्रेस पार्टी फोकस्ड है, कांग्रेस पार्टी को पता है कि जनता के मुद्दे क्या है, सामाजिक मुद्दे क्या है, कहाँ किस तरह से किसान परेशान है, कैसे हमारा नौजवान परेशान है, कैसे महिलाएं घर चलाना मुश्किल हो गया, इन सारी समस्याओं को लेकर अगर कोई पार्टी आज मैदान में है तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी तो क्या है। आप मुझे ये लगता कहना है कि चाहती जनता है का जो कि विश्वास है इस तरह वो के धीरे-धीरे जातीय धार्मिक उन्माद को क्रिएट करके सत्ता पक्ष और विपक्ष ये तो आपस में खेल रहे हैं, लेकिन मूल मुद्दों से क्या ये ध्यान भटकाने की कोशिश है? पूरी तरह। आप देखिए इन मुद्दों का क्या मकसद है? 500 साल पहले जो साहित्य लिखा गया उसकी अच्छी बातें लेकर हम अगर आगे बढ़ेंगे, अपने देश को आगे बढ़ाएंगे, तभी तो हम एक विकसित राष्ट्र के रूप में सामने आएंगे। तो हमारा काम क्या है? महिलाओं की जो स्थिति आज से 100 साल पहले थी वो आज नहीं है। हम धीरे धीरे विकास कर रहे हैं, पर वो विकास कैसे सतत करना है उस पर फोकस करें ना। हम महिलाओं को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे हम वंचित को आगे बढ़ा सकते हैं, ये सोचना होगा ना। यहाँ पर आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को हम कैसे ऊपर उठा सकते हैं, ये सोचना होगा ना कि कुछ लोगों को ही सारी संपत्ति बांट देने से होगा। जो आप देखिए जिसके हालात नजर आ रहे हैं, आप बताइए, आप लाइफ इंश्योरेंस खरीदेंगे उस पर टैक्स देंगे, आप हेल्थ इंश्योरेंस खरीदेंगे उस पर टैक्स देंगे। क्या सरकार हमें दे रही है? कौन ये सी तो सुरक्षा मैडम हमें मुद्दा देना ही नहीं है, चाहती है? मुद्दा तो स्वामी प्रसाद मौर्य और बीजेपी जो कर रही है वो है देखिए ऐसा कि है रामायण में क्या लिखा है। नहीं, मुद्दा ये है, पर मुद्दा आम आदमी का जो मुद्दा है, जो आम जनमानस का सामाजिक मुद्दा है, उन मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जा रही है और उसमें सिर्फ पक्ष नहीं विपक्ष भी शामिल है। बहुत शुक्रिया आपका। मैं इस पर चर्चा को आगे बढ़ाता हूं और मेरे साथ चक्रपाणी जी महाराज जुड़े हुए हैं, हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं। बहुत शुक्रिया आपका चक्रपाणी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं तो ये सोच रहा था कि अब ये विवाद खत्म हो जाएगा और आपस में ये सब चीज़ें खत्म होंगी, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अब ये एक बड़े कैनवस पे आ रही हैं और इसका साइज भी बड़ा होता जा रहा है और ये मसला बड़ा होता जा रहा है। आज चीफ मिनिस्टर का स्टेटमेंट और उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य की प्रेस कॉन्फ्रेंस और जो उनका एग्रेशन है वो बढ़ता जा रहा है। इस विवाद का कोई अंत है या फिर ये सिर्फ राजनीतिक लाभ के उद्देश्य से है या फिर वाकई में समाज सुधारक बन गए हैं अचानक से स्वामी प्रसाद मौर्य? ब्रजेश जी देखिए, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो माननीय मंत्री भी पहले रह चुके हैं, उनका ये पहला बयान नहीं है। इसके पहले भी कई बार गौरी गणेश जी पे आपत्ति टिप्पणी किया, हिंदू सनातन की अनेक परंपराओं पे टिप्पणी किया, तो स्वाभाविक रूप से है कि उनका उसी तरह की एक कैरेक्टर रहा है, एक चरित्र रहा है कि हमेशा सनातन पे टिप्पणी करके और अपने को जो है समाज को, अपने वर्ग को, कुछ नकारात्मक लोगों को जोड़ने का प्रयास करते हैं और करते रहे हैं। बीजेपी में आए थे तो कुछ समय तक मौन थे, उसमें भी 1-2 बयान दिया जिसका हम लोगों ने बड़ा विरोध किया था। सवाल इस बात का समझना होगा, एक राजनीति का गिरता हुआ स्तर है। हमारे बीच में आदरणीय दीपक जी बैठे हैं, बहुत अच्छी बात कर रहे थे। जिस भगवान श्री राम को लोहिया जी ने बहुत अच्छा वो किया, चित्रण किया था उनको लोहिया जी ने, और जिस श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने स्वयं ही भगवान राम के सरल रूप को दिखाया है, अवधी भाषा में लिख करके महाकाव्य की रचना करके और जो देश दुनिया में सरल तरीके से ले जाने का काम किया, जिसमें अनेकता में एकता का प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है। और किस प्रकार से भगवान राम का चरित्र उसमें है कि केवट राज को गले लगाना, सबरी के जूठे वेर खाना, और जिन्होंने ऋक्ष, बंदर, भालू को लेकर के गिलहरी तक को सहयोग लेकर के लंकापति रावण को हराने का काम किया, उस भगवान श्री राम और उस श्री रामचरित ये मसला कैसे आ गया चक्रपाणी जी? मैं थोड़ा समझ नहीं पाया कि बीजेपी कहती है कि ओबीसी हिंदू थे, हिंदू हैं और हिंदू रहेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि वोट लेते समय तो हम हिंदू और वोट लेने के बाद बेगाने। ये मसला कैसे खड़ा उत्पन्न हो गया? नहीं देखिए, ऐसा है कि वोट की जहां तक बात आई, देखिए जब एक बार स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जय श्री राम का नारा लगाया, देखिए मंत्री पर बन गए और राम जी की कृपा से,
और अब देखिए जैसे ही छोड़ा वो तो अब जमीन पे आ चुके हैं। अब कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक हाशिए पे आने का परिणाम है, कहीं ना कहीं वो उनका यह दिखाता है, हताशा निराशा दिखाता है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस समय ब्रजेश जी पूरे देश दुनिया की निगाहें अयोध्या जी पे है, भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, 155 देशों से जल आया और तमाम अभी नेपाल से साली। क्या आप ये मानते हैं कि उस समय भारतीय समाज और खासतौर पर हिंदू समाज में इन दिनों और इसके पहले भी मैं देखा हूं, जातिवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। समाज अब जागरूक होता रहा है। मैं आपको बता रहा हूं कि जातिवाद बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। ये जातिवादी नेता ये लोग हैं और जातिवादी नेता है, इसलिए वो अपनी अस्तित्व को बनाए रखने के लिए दूसरा कोई खेल खेल ही नहीं सकते जाति के अलावा। और इसीलिए इस तरह की। शुक्रिया आपका। मैं परिचर्चा को आगे बढ़ाता हूं। धन्यवाद चक्रपाणी जी महाराज। मैं डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को सम्मिलित करूंगा। अरुण राजभर एसबीएसपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं और प्रवक्ता भी हैं। अरुण जी बहुत शुक्रिया आपका। ये विवाद तो बढ़ता जा रहा है। आज चीफ मिनिस्टर के स्टेटमेंट के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य फिर मैदान में कूद गए और कहने लगे कि धर्म की आड़ में अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये क्या हो रहा है? क्या आपको लगता है कि ये पिछड़ा वर्ग वाली राजनीति का दौर लौट रहा है क्या? देखिए, जो बात अभी सभी गेस्ट बैठे हुए प्रवक्ताओं ने कहा है, उसमें बहुत महत्वपूर्ण बात हमारे मित्र दीपक मिश्रा जी ने कहा है। और आदरणीय दीपक मिश्रा जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात किया। इसको गौर करने वाली बात है कि जब बात समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच से ये कहानी उभर करके सामने आ रही है, सपा इधर कह रही है तो बीजेपी जवाब दे रही है, लेकिन सपा प्रवक्ता नहीं भेज रही है जवाब देने के लिए। आदरणीय दीपक मिश्रा जी भी सहमत नहीं है मौर्य जी के बयान पर। सवाल इस बात का है कि इसके पीछे खड़ा कौन है? इसके पीछे नेतृत्व खड़ा है और नेतृत्व साहस दे रहा है कि आप बैकवर्ड फॉरवर्ड राजनीति शुरू करो, क्योंकि क्या ये पर्दे की आड़ में दोहरा गेम खेला जा रहा है? जो राजनीति हमने 2022 में किया। हाँ बिल्कुल, मैं बता रहा हूं कि जो बात आज आदरणीय अखिलेश यादव जी कह रहे हैं, इस बात को माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी 20 साल से कह रही है कि हम तो हिंदू हैं, लेकिन हम जातियों में बटे हुए हैं। जब जब जातियों ने आपको मौका दिया तो आपने उनको उत्थान के लिए, चाहे भगवान राम जी ने मां सेवरी का बेटा जूठा वीर खाया तो उनको एक साहस दिया, एक अपने गले लगाया, लेकिन इनको भी तो मौका मिला। एक सिपाही पूरे उत्तर प्रदेश में वनवासी समाज का बता दें, चाहे 4 बार बसपा की सरकार रही हो, 4 बार सपा की सरकार, वजह क्या थी कि उसको नौकरियों में हिस्सेदारी नहीं मिल पाई जी। चाहे वो बंजारा जाति हो, उनको नौकरियों में हिस्सेदारी क्यों नहीं मिल पाई? ये भी तो हिंदू ही है। हम नाई की बात कर रहे हैं, पाल की बात कर रहे हैं, प्रजापति की बात कर रहे हैं, राजभर की बात कर रहे हैं, ये भी तो सरकार, लेकिन इनको जातियों के बारे में जाना जाता है। दूसरा कार्यकाल चल रहा है, क्या वो पर्याप्त अवसर दे रही है जिन समाज का जिक्र कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं कह रहा हूं कि ये नेतृत्व की जिम्मेदारी होती है। अगर वर्तमान सरकार इस मुद्दे पर पहल नहीं करती तो 11 मार्च 2022 को हाईकोर्ट के आदेश पर कि भर और राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया जाए, सांख्यिकी अधिकारी जो उत्तर प्रदेश के सभी मंडलों में बैठते हैं उनको निर्देशित हुआ और समीक्षा हो रही है। और यही बात तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट में भी स्पष्ट कहा कि जो अति पिछड़ी जातियां हैं, जिनकी बात आज श्री अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, अपनी सरकार में सीधे सीधे अति पिछड़ों का अधिकार लूटने का काम किए, अति दलितों का अधिकार बहन जी लूटने का काम किए, लेकिन उनको हिस्सेदारी दिलाने की बात नहीं हुई। बात आज हिंदू मुसलमान कराने की। अभी तो 1 साल भी नहीं बीता, आप तो कह रहे थे कि किसी भी कीमत पर अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, सपा की सरकार लाना है। आज आप कह रहे हैं कि ये पिछड़ों का हक मार लिए, तो अगर पिछड़ों का हक मारे तो आप गए क्यों? आप खुद को ही लगातार एक्सपोज कर रहे हैं। को हिस्सेदारी दिलाने के लिए हम उनके साथ गए थे। हम जिनको दुश्मन बता रहे हैं उनके साथ क्यों गए फिर? 3 अक्टूबर या आप मान लीजिए कि हमसे एक राजनीतिक भूल हुई थी उनके साथ जाना? नहीं, देखिए, मैं राजनीतिक भूल नहीं, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं राजनीतिक भागीदारी दिलाने के लिए स्वतः रह करके साथ। देखिए, अगर आपको कोई समस्या है, आप बाहर रहकर उस समस्या का समाधान नहीं कर सकते। अगर समस्या का समाधान करना है तो साथ रह करके लड़िए। और आपका उदाहरण माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं। क्या 2000 एक सवाल और है मेरे मन में, मैं आपसे चाहता हूं आप उसका जवाब दें और उसका विचार करके जवाब दें। इन दिनों देखिए कि पूरा मामला लॉक्ड है बिटवीन समाजवादी पार्टी और बीजेपी।
एक तरफ से बैटिंग हो रही है और एक तरफ से गेंदबाजी हो रही है। आपकी पार्टी और आपके नेता एकदम साइडलाइन हो गए हैं इस लड़ाई में। देखिए, ये लोग बयान सिर्फ टीवी पर दे रहे हैं। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी महिलाओं को जगाने में लगे हैं। आप देखिएगा, गोरखपुर में 5 फरवरी को महिला हक अधिकार महारैली होगी। आपसे भी कहेंगे कि अपने रिपोर्टर को हम तो दिखाते ही दिखाइएगा कि जो लोग ये टीवी पर बयान दे रहे हैं और हमारे भीड़ में महिलाओं की संख्या कितनी आ रही है, हम किसको जगा रहे हैं? टीवी पर बोल करके आप राजभर जी को ज्यादा दिखाते हो, कमजोर, और उनको ज्यादा बुलाते हो। नहीं, ओके, शुक्रिया आपका। वीरेंद्र सिंह जी डिबेट में आ गए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को सम्मिलित करूंगा। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, मैं तो सोचा था कि अब ये मुद्दा शांत हो गया, लेकिन मैं देखा कि इसमें तो आज और धार पड़ गई। इस पर चीफ मिनिस्टर का भी स्टेटमेंट आ गया और स्वामी प्रसाद मौर्य तो लग रहा था इंतजार में बैठे थे कि कोई बोले और वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। देखिए, मुद्दा तो बेसिकली धर्म का बीजेपी के पास रहता है, नाजुक मुद्दा है, लेकिन मौर्य ने जिस तरह से इस पर छेड़ रखा है और लगातार वो बोल रहे हैं, समाजवादी पार्टी पे रोज़ नई नई होर्डिंगें लग रही, नए नए लोग उनके समर्थन में आ रहे हैं, उससे उनको बल मिल रहा है और वो इस बिंदुओं पर कोशिश तो कर रहे हैं कि दलित समाज ओबीसी समाज के लोग आएँ, लेकिन देखिए उसमें सफलता चुनाव तक जो कायम रहेगी मिलेगी, इसमें थोड़ा संशय है। स्वामी प्रसाद रुक नहीं रहे हैं, उनका संगठन उनको रोक नहीं रहा है, उल्टे उनका कद बढ़ा रहा है। तो ये सियासत करने की उनको खुली छूट दी गई है इस मुद्दे पर कि दलितों के और ओबीसी के मुद्दे पर वो बोलें, लेकिन अगर जब चुनाव हिंदू मुसलमान पर होता है तो जात के मुद्दा कहाँ चल पाएगा। बीजेपी से टकराने के लिए अभी बहुत कुछ करना पड़ेगा उनको, और मौर्य जी जो है इस चौपाई के बहाने कुछ वोट हासिल करना चाहते हो भले, लेकिन उम्मीद इसकी तब तक कम है क्योंकि जब बात आएगी हिंदुत्व की तो लोग जातियां भूल कर चले जाते हैं। अच्छा, रामचरितमानस से लोग कहते हैं भाई कि मौर्य जी को अगर इतना आपत्ति है तो अपन रामचरितमानस अलग से छपवा लें, कौनो उसको बंटवाएं। वहाँ काहे ही रामचरितमानस के पीछे पड़े हैं गोस्वामी तुलसीदास के, जाने दें उसको। वो कोई संविधान थोड़ी है कि कह दिया तो सारे नियम कानून उसी से लागू हो जाएगा। एक धार्मिक ग्रंथ है और जितनी आप इस पर बोलेंगे उतनी हिंदू भावनाओं को भी वो आहत करते जा रहे हैं, नाराज कर रहे हैं। अगर समाजवादी पार्टी को चुनाव लड़ना है तो वो सवर्णों को अलग करके वो पार्टी चुनाव नहीं लड़ सकती है, उसको सवर्ण ओबीसी अलग करके नहीं, एक साथ लेकर करना पड़ेगा। और इससे बहुत बड़ी नाराजगी फैली है लोगों में। ये बात भले दिख नहीं रही है लेकिन आने वाले वक्त में देखिएगा पता चलेगा। सूत गवार ढोल पसुनारी का वो ज़माना कभी रहा होगा, ना अब उसकी चर्चा होती है और ना कोई सूत्र। मैंने कहा था कि सूत्र अब खाली किताब में भले हो कहीं, अब सिर्फ 3 स्तर है, गरीब, मिडिल क्लास और अमीर। आप इसी को चाहे जो मानिए, चाहे दलित मानिए, चाहे शूद्र मानिए, चाहे जो मानिए, क्योंकि गरीबी हर जाति में है, बेरोजगारी हर घर में है, लोग आर्थिक विपन्नता, परेशानियां, कष्ट हर जात के लोगों के पास है। इसको आप 500 साल पहले, 1000 साल पहले कोई पुस्तक में लिखी गई बात से लेकर आज को जोड़ नहीं सकते। युग बहुत बदल गया है। हम लोग देश दुनिया की यात्रा करते, सैर करते आते हैं, वहाँ पर धर्म से लोग पहचाने जाते हैं, वहाँ पर जात का कोई मतलब नहीं जान पाता। हिंदुस्तान में भले ये सब चीज़ें चल रही हों, देखिए ये जो लड़ाई है ये सीधा कर रही है चुनाव को सपा और भाजपा के बीच, कि समाजवादी पार्टी मुद्दे उछाल रही है, उस पर बहस हो रही है, उस पर बवाल मच रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य उसकी एक धुरी बने हैं, लेकिन बसपा और कांग्रेस के पास कुछ नहीं, बैठे देख रहे हैं। बसपा पर रोकते नहीं रखती है, कांग्रेस किसी को भेज नहीं रही है, और मुद्दा उछाल के भी सपा नहीं जा रही है इस पर। मतलब आग लगा के दूसरे घर तापने चले जाएंगे, अपने यहाँ आग लगेगी तो दूर खड़े हो गए हैं, तो दूसरे तपता जल रहा है उसका ताप लियो, अपन लकड़ी ना लागे पावे। ये कौन सी बात है? बोल तुम रहे हो, वो आग लगा रहे हैं आपके नेता, और वो डिबेट में कोई नहीं आएगा, और पोस्टर लग रहा है उसको भी नहीं रोकेगा। कि कैसी सियासत चल रही गजब की। ब्रजेश जी, इस लड़ाई में
मायावती का बड़ा नुकसान करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि दलित वोट के सब राजनीति है। मायावती के लिए ये लोग उनके वोट को खींचना चाहते हैं और दलित वोट खींचने को भी तैयार है, लेकिन उसकी शर्त यह है कि या तो भाई राशन वाला मामला बीजेपी वाला या कुछ और सिस्टम चले, तो दलित कहता है भाई हमारे लिए कर रही सरकार, और या तो स्वामी प्रसाद मौर्य, लेकिन कितने कामयाब होंगे ही चौपाई के बहाने। चौपाई के बहाने चौपाई तक आ जाएगा मामला, पता नहीं खुद रहेंगे क्या स्थिति बनेगी। अरे डीजल पेट्रोल है, महंगाई है, बेरोजगारी है, छुट्टा जानवर का मुद्दा है, फसल का है, इस पर समाजवादी पार्टी लड़ती आगे तो बड़ा मज़ा आता। ब्रजेश जी, एक बार एक कार्यक्रम में कौवा और कोयल का गायन हुआ, लेकिन जो गायन हुआ उसमें विजेता कौवा हुआ। तो कौवे ने कोयल से कहा, देखा तुम इतना सुरीला गाती हो, इतना सब कुछ है, लेकिन इनाम मुझे मिला, जीता मैं। तो कोयल ने कहा, हो सकता है भाई मेरी प्रस्तुति में कुछ कमी रह गई हो, इसलिए तुमको तुम्हारे गायन को इनाम मिला। तो कौवे ने कहा, अब जमाना प्रस्तुति का नहीं है, जमाना स्तुति का है। जो अच्छी स्तुति गा लेगा वो हमेशा इनाम पाएगा, विजेता होगा। तो सियासत में भी ऐसे ही स्तुति करने वाले लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब चाहे वो समाज का नुकसान करें, चाहे वो, देखिए शूद्र शूद्र कहकर जी, इससे समाज में खाली दुर्भावना के अलावा कुछ बढ़ने वाला नहीं है। लेकिन ओबीसी, दलित जातियां, इन पर बड़ा काम करना पड़ेगा अभी। और स्वामी प्रसाद मौर्य को बयान के बजाय संगठन को और मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए। वैसे समाजवादी पार्टी सीधी लड़ाई में है, इसमें कोई शक नहीं कि वो लोकसभा की तैयारी में है। और अभी जब रैलियां शुरू होंगी तो देखना होगा इस शूद्र सियासत के कितना फायदा मिलता है। लेकिन एक साहित्यकार ने लिखा है कि इस दौर की सियासत का बस इतना सा फसाना है कि बस्ती भी जलानी है, मातम भी मनाना है। और सियासत के चूल्हे में जलाने को सूखी लकड़ियां हैं मजहब की, और हर कोई सेंकता है रोटियां यहाँ अपने मतलब की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ग्राउंड जीरो से अपने फीडबैक उपलब्ध कराने के लिए। बहनों भाइयों, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राजेश चौधरी जी मेरे साथ मौजूद हैं। राजेश जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि विपक्ष के इस ओबीसी, दलित, आदिवासी और महिला अटैक जो उन्होंने पॉलिटिकली आपके ऊपर किया है, बीजेपी इस रणनीति से अपोजिशन की कैसे लड़ेगी और आपके पास क्या तरीके हैं इनको जवाब देने के? देखिए, जनता सब जानती है, सब पढ़े लिखे लोग हैं। आज ये मोबाइल नाम का जो हथियार हाथ में आया है, ये सब जानता है। दिन भर जो नौजवान है हमारे फेसबुक, ट्विटर और आपका चैनल और ये चैनल सब देखते रहते हैं, सब होता है। और मैं एक प्रश्न खड़ा करना चाहता हूँ। स्वामी प्रसाद मौर्य जी लगभग 70 साल के होने वाले हैं, क्या अब आकर के उन्होंने रामायण पढ़ी है? 70 साल से रामायण उनके हाथ नहीं लगेगा कहीं से। उनके पिताजी भी पढ़ते होंगे, उनकी पत्नी भी पढ़ती होगी, उनके गांव में बहुत सारे रामायण के पाठ हुए होंगे। 70 साल बाद किसी व्यक्ति को समझ में आया कि इसमें एक चौपाई आपत्तिजनक है। इससे ज्यादा हास्यास्पद क्या होगा? एक बात। दूसरी बात, आप महिलाओं के अधिकार की बात कर रहे हैं, चलो मैं आपके साथ हूं, आप कर रहे होंगे महिलाओं के सम्मान की बात। 3 तलाक पे समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है वो बता सकते हैं? दूसरे समाज में हलाला होता है, उस पर समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है वो बता सकते हैं? मुतहा जैसी भयंकर कुरीति उस समाज के अंदर है, वहां साक्षरता का दर कितना आज भी खराब है महिलाओं का। एक शब्द किसी ने बोला क्या जी? कोई नहीं बोला। और मुझे लगता है स्वामी प्रसाद मौर्य जी, मैं समझता नहीं हिंदू हैं या बौद्ध हैं, ये भी कंफ्यूजन है मेरे अंदर तो जी। अब यदि जब आपने उनको पार्टी में लिया था, बीजेपी में थे, तब तक वो हिंदू थे या बौद्ध थे? अब रामायण नहीं पढ़ के आए थे, मुझे लगता है बीजेपी में से जाने के बाद ही उन्होंने रामायण ग्रंथ को पढ़ा होगा। तो जब बीजेपी में थे तो बौद्ध थे या हिंदू थे? अब पता नहीं, मुझे पता, फिर तो क्लियर करना चाह रहा हूँ, आपसे ही पूछना चाह रहा हूँ। यदि आपको जानकारी हो तो आप भी बता सकते हो। यदि वो 5 साल सत्ता में आप उनके साथ रहे, मैं कैसे जानूंगा? अब हम धर्म थोड़ा ना जान रहे थे उनका, हम धर्म पूछ करके उनकी बेटी को आप सांसद बनाए हैं और धर्म हमसे पूछ रहे हैं। उनके 2-3 रिश्तेदारों को आपने चुनाव लड़ाया और धर्म हमसे पूछ रहे हैं। उनको क्लियर करना चाहिए कि भाई हम तो बौद्ध हैं और रामायण का विरोध कर रहे हैं। 2 मंत्रालय आपने उनको दिए, उनको स्टार प्रचारक बनाया आपने।
और धर्म हमसे पूछ ब्रजेश- रहे हैं चौधरी जी। ब्रजेश जी, रामायण की प्रतियां, हमारे ग्रंथ की प्रतियां जब जल रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे हमारी आत्मा जल रही है। और उसके बाद राष्ट्रीय महासचिव की जो घोषणा हुई तो ऐसा लगा अखिलेश यादव ही जला रहे थे उसको, वही जलवा रहे थे। ऐसा नहीं है केवल स्वामी प्रसाद मौर्य है। नहीं तो एक दिन में डिबेट कर रहा था किसी दूसरे चैनल पे, तो सभा के प्रवक्ता कह रहे थे कल कार्रवाई हो जाएगी इनके खिलाफ। आज तक कुछ नहीं हुआ। जब अखिलेश यादव आकर के उनके पक्ष में बोले तब लगे कि समाजवादी पार्टी का एजेंडा हिंदुओं का अपमान करना हमेशा रहा है। चाहे वो राम भक्तों पे गोलियां चलाते होंगे, चाहे दंगों में निर्दोष हिंदुओं को जेल भिजवाने का राम भक्तों पे गोलियां किसने चलाई, किसके कार्यकाल में चली थी? अब तो सब जानते हैं, मुझे आप बताने नहीं, मुझे नहीं पता, कृपया हाईलाइट करें। नहीं, आप ये पूछना चाहेंगे ना कि हमने उनको ये दिया है पद्म विभूषण, मैं इसलिए पूछा यही भी तो नहीं, लाएंगे आप खुद ही घुमा बोलने करके। लगे। अरे आपको खूब पता है, हम तो सबका हमने सम्मान पूछा करते भी हैं। नहीं, आप स्वयं सब- बोलने लगे। नहीं एडवांस आप में यही नार्को तो हो दिखा गए। करके मुझे पता है आप क्या घुमा करके लाएंगे। ओके, दीपक मिश्रा जी आपको जवाब देना चाहते हैं। जी, ओके जी। दीपक जी, गो अहेड। मैं बस पूरी भाजपा हिंदू को है या बौद्ध है, थोड़ा इस पर रोशनी अब देखिए, अब उनके यहाँ से आए हैं वही बेहतर जानते होंगे। खैर भी कोई छोड़िए। कालम बनाया अब होगा ना आपके आपने यहाँ कि दीपक जी अब धर्म देखिए, क्या है। अब देखिए, मैं आपके यहाँ कालम लेटेस्ट बनता है नहीं आपके घर बनता? में। नहीं, हम देखिए, हम लोग प्रतिबद्ध समाजवादी हैं, हम जाति धर्म नहीं देखते, और देखते भी हैं तो उसके उजास पक्ष को देते हैं। लोहिया की इस बात से हम सहमत हैं कि धर्म और राजनीति का अविवेकी मिलन समाज के लिए घातक होता है। मैं समूची भाजपा को, देखो आप चिलमन की ओर से खेलना बंद नहीं, करो, चिलमन या की ओर तो से नहीं, इधर मैं आके सीधे खेलो सीधे या उधर। अब मैं और सीधे मैं इस सीधे बात कह से रहा हूं, सहमत हूं कि आज के दौर में ट्रांसपेरेंसी, मैं इंफॉर्मेशन सीधे लोगों सीधे के पास कह रहा इतनी है। हूं, मैं आप ये छिप के मत खेलो, या एकदम- स्वामी के साथ हो, पार्टी है, या पार्टी खिलाफ है। खुला खेल Let's फर्रुखाबादी। make it clear. मैं अपने आदरणीय भाजपा प्रवक्ता पद्म विभूषण भी ले रहे हो भैया, और भारत रत्न भी मांग रहे हो, भाजपा स्वामी से के गाली भी दिला रहे हो, और आदरणीय स्वामी का ब्रजेश जी, प्रमोशन भी एक कर रहे गंभीर हो। बात है, मैं आदरणीय भाजपा के विद्वान प्रवक्ता महोदय के माध्यम से पूरी भाजपा से सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि आईना जब भी उठाया करें, पहले देखा करें फिर दिखाया करें। आप बताइए, तो आप 34 उनको क्या दिखाना चाहते हो? 34% कर्ज है पूरे बजट का, विदेशों से आ रहा है। अरे सर, अरे यही मुद्दा तो 20% नहीं है इस देश में। आप कहाँ 20% हैं? तो खाली ब्याज में आप जा रहा तब है। तो रामचरितमानस पर आप और डिबेट कर- रामचरितमानस के ही पंक्तियों के विपरीत इनका बजट है। बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। आज तुलसीदास जी होते तो क्या लिखते? मोदी ओके। राज विषमता बढ़ावे, ई बजट मोहे रास ना आवे। एक चीज, और दूसरी चीज, एक बात और बड़ी आम कहूंगा, किसने कहा था रम में राम सर, दिखता ये है? दोनों छोर से बैटिंग किसने करना कहा बंद था करो रम सर। में राम दिखता है? आज देखो वो कहाँ क्रिकेट है? में दो लोग मैच, रम दो लोग में खेलते हैं राम पिच पे। देखने वाले आज आप कहाँ ऐसा हैं? नहीं हो सकता कि दीपक मिश्रा इधर से भी खेलेंगे और उधर से भी खेलेंगे। देश के भाग लिए भाग के दोनों तरफ नहीं जा मैं बस सकते एक आप। चीज पूछना चाह ये रहा भी हूं चाहिए, कि वो भी किसने चाहिए। कहा था कि रम में राम दिखते हैं और जिन में माता जानकी दिखती हैं, वो आज किस दल में हैं? मैं समझ नहीं पा रहा हूं आज किस ओके, दल में मैं हैं। प्रियंका गुप्ता को इनवाइट करता हूं। प्रियंका जी, क्या कोई जब बताएगा मैंने कि महिला जिनमें माता सम्मान का जानकी विषय देखने उठाया तो वाले किस राजेश दल में चौधरी जी हैं? का कहना है हलाला देख लो। अब वो पता नहीं कौन मुता विवाह कुछ होता है, वो बता रहे थे, वो देख लो, और 3 तलाक देख लो। इनके नेता जिनमें ये तो जान सवाल भैया, इतने प्रियंका पूछने गुप्ता से वाला पूछा है। दीपक भाई, अब थोड़ा तसल्ली, दोनों छोर से बैटिंग आपकी बंद है, अब प्रियंका गुप्ता बोलेंगे। नहीं, इनसे तो ये पूछिए कि महिलाओं के खिलाफ अपराध बंद हो गया है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बता दें। हलाला बंद कर एनसीआरबी के दिया, आंकड़ों पर हलाला। डिस्कशन क्यों नहीं करते? हलाला हलाला नहीं 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 नहीं, हम तो महिलाओं की बात कर रहे हैं। हम किसी की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ महिला शब्द की बात कर रहे हैं। महिलाओं के साथ जो अपराध हो रहे हैं, जो एनसीआरबी का आंकड़ा है, उसके लिए क्यों नहीं बोलते? क्यों वो चिंता का विषय नहीं? क्यों वो डिस्कशन का मुद्दा नहीं है? जब महिलाओं के आरक्षण की बात होती है तो विरोध में कौन सी पार्टी खड़ी हो जाती है? ये बताए भारतीय जनता पार्टी। ये बताए कि उनकी एजुकेशन के लिए क्या कर रही है। एजुकेशन इतनी महंगी होती चली जा रही है कि महिलाओं की एजुकेशन फ्री करेगी ये सरकार? कर दे। अगर आप चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि रामचरितमानस में जो लिखा है उसको अपनाना चाहते हैं, तो आपको एक आदर्श सरकार स्थापित करनी पड़ेगी। सबको समान रूप से देखना राम पड़ेगा। राष्ट्र- ये जो आप समाजवादी नहीं देख पार्टी ऐसी सकते। कंट्रोवर्सी आप क्यों सिर्फ करा रही? बातें कर दोनों तरफ से सकते क्यों हैं। खेल रही? मैडम, आप सिर्फ कुछ बातें कर सकते हैं, आप किसी डिकोड को कर कुछ पाई नहीं दे प्रियंका जी? सकते। ये समाजवादी पार्टी है, दोनों तरफ से बैटिंग क्यों कर रही है? ठीक है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे, वो बेहतर बता पाएंगे, पर मेरा मानना यह है कि नहीं कांग्रेस नहीं, पार्टी आप इस सिर्फ मुद्दे पे बीजेपी को घेरें, ठीक है, पर इनसे तो पूछो ना, ये दोनों छोर से जो खेल रहे हैं। नहीं, इनके प्रवक्ता खुद ही बताए ना, ये हम कैसे बता अरे पाएंगे तो कि आपका क्या भी कर तो रहे कोई हैं? स्टैंड इनका होगा। मकसद क्या है? ये तो इन्हें डिसाइड करना पड़ेगा आपने ये क्या कर बीजेपी रहे पे हैं। मटकी फोड़ी, ओके ठीक है, आपका काम है, पर इनके घर के सामने भी तो मटका फोड़िए।
नहीं, हम देखिए प्रियंका ऐसा जी है का ना स्वागत कि हम करते तो हैं। अरे भाई दो रुको तो दो सब्र जो करिए। सत्ता में पार्टी बैठी है, हमें तो उससे सवाल पूछने हैं क्योंकि हम विपक्ष हैं। अगर हम विपक्ष पे ही सवाल पूछेंगे तो एक विपक्ष का काम क्या रह जाएगा? तो फिर आज जो स्वामी हमारी प्रसाद जो कर 4,000 रहे हैं वो ठीक है? नहीं नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी को कौन है भाई, आप ये भी तो बताइए। भाई वो कि एक हिंदू व्यक्ति हैं या की बौद्ध, आप ही व्यक्तिगत- चलो बता दो, नहीं 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 नहीं, आप एक ही ये व्यक्ति की डिस्कवरी कर दो। आप ये बताइए, एक व्यक्ति की व्यक्तिगत राय को लेकर कांग्रेस पार्टी को उससे क्या 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 मतलब है? हम हमारा उससे कोई मैडम मतलब नहीं है। नेता कब से हमारा व्यक्तिगत मतलब होने अगर है, लगा? वो हम जो अगर बयान विपक्ष देते हैं हैं और हम अगर ऑफिशियल इस देश की कैपेसिटी सबसे में पुरानी देते हैं। पार्टी है, तो हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि इस देश की जनता को क्या मिल रहा है, इस देश की जनता के साथ क्या हो रहा है। मुझे लग हमारा रहा है आप मकसद वो है हटने कि बचने जो की कोशिश बेरोजगारी कर रही इस कदर हैं। फैली हुई है, उसके लिए प्रियंका सरकार से जी, सवाल पूछने के प्रियंका लिए कौन जी, आगे पाए? प्रियंका और जी, इस सवाल को पूछने के प्रियंका लिए कांग्रेस जी, पार्टी सबसे आगे है। प्रियंका जी, आप और हटने मुझे तो बचने की लगता है कि कोशिश कर सबको रही सीख हैं। लेनी चाहिए कांग्रेस आप पार्टी लगातार बोले जा कि रही किस हैं तरह से- ताकि आप ये इग्नोर कर सके कि मैं आपसे सवाल क्या कर रहा हूं, पर मैं नहीं, आपसे प्लीज स्पष्ट आप कह रहा हूं सवाल कि आप पूछें, प्लीज। हटने बचने की कोशिश कर रही हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए हमारा मकसद साफ है ना, हम किसी पॉलिटिक्स में पढ़ते हैं इस तरह की। ये 4,000 किलोमीटर की यात्रा का मकसद ही यही था, जो साफ साफ देश के सामने, जनता के सामने, भारत जोड़ो यात्रा जिसका नाम है। हम जी। जाति धर्म की बातें क्यों ओके कर रहे हैं चक्रपाणी यहाँ जी पर? महाराज, हम ये इंसान की स्वामी बातें क्यों प्रसाद नहीं कर रहे? मौर्य देश क्या के लोगों की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? का धर्म ही क्लियर नहीं हो रहा? अब तो राजेश चौधरी जी कह रहे हैं कि वो पता नहीं हिंदू हैं कि बौद्ध हैं। अब मैंने इनसे पूछा कि जब मंत्री बनाए थे तो कौन सा धर्म लिखवाए थे, और दीपक मिश्रा ज्वाइन कराए तो ये भी धर्म नहीं बता रहे हैं। आप ही मंत्री चलो बनते रोशनी सब डालो, फॉलो थोड़ी नहीं है टार्च धर्म मारो का। इस पे। देखिए ऐसा है, सवाल इस बात का है कि धर्म कोई भी हो उनका, लेकिन जिस प्रकार के नकारात्मक बयान दे रहे हैं, हमें लगता है इससे बड़ा मर्यादित तो इससे गिरी हुई राजनीति कुछ नहीं हो सकती। और धर्म और जाति तो हमारे सनातन में तो बिल्कुल जिस प्रकार से रावण भी तो सनातन। अच्छा, तो जो स्वामी प्रसाद मौर्य को डिबेट में राजेश चौधरी जी ने गाली दी, क्या वो ठीक बात है? आप उसको जस्टिफाई करते हैं चक्रपाणी जी? जी क्या बोल रहे हैं? उन्होंने गाली दी स्वामी प्रसाद को। ब्रिजेश जी नहीं, ब्रजेश जी गाली नहीं है वो। क्या गाली बोला? है? अरे बिल्कुल गाली है, ये- संसदीय ना, शब्द ना, गाली ना, होती ना, है। ना, ना, ना ये ना, गाली छिछोरा नहीं है। शब्द गाली है। अब चक्रपाणी जी को ना, बोलने ना। दीजिए ना, आपका नाम चक्रपाणी जी थोड़ी है, वो देखिए, बोलेंगे। हिंदू धर्म गुरु हैं, आप उनको बोलने नहीं दे रहे। बोलिए। ब्रिजेश जी स्वाभाविक है कि जब हिंदू सनातनियों की भावना आहत होती है, हमारे काव्य ग्रंथों पे इस प्रकार की कोई टिप्पणी करेगा तो ये तो आता ही है। और सर क्या जो हिंदू को BJP गाली के देगा सर? माननीय प्रवक्ता है वही नहीं बोल रहे, पूरा देश बोल रहा है। नहीं, पूरा देश गाली दे रहा है। आपको मैं बता रहा हूं, जो वीरेंद्र जी कह रहे थे वो बिल्कुल सही बोल रहे थे। इनको समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी को इन पे कार्रवाई करनी चाहिए। ऊपर से प्रमोशन कर दिया। और देखिएगा ब्रिजेश जी दावे के साथ कि अभी तक तो लड़ाई में आ सकते थे और सरकार की, केंद्र या प्रदेश की सरकार की नीतियां निश्चित रूप से इतने साल से कुछ गड़बड़ हो सकती थी, लेकिन इससे और बीजेपी को बल मिलेगा और समाजवादी पार्टी का वास होगा। ये नुकसान कर रहे हैं, इनको कार्रवाई करनी चाहिए। अरुण राजभर जी को आमंत्रित करता हूं। अरुण राजभर जी, क्या यूपी की राजनीति फिर उसी चौराहे पर लौट कर आ रही है जहां से शुरू हुई थी 90 के दशक में? देखिए ये सब बकवास है। इनके बयान से और इस मुद्दे से जनता को कोई फायदा नहीं है, ना दल को फायदा है, बल्कि दल को नुकसान है। मैं कह रहा हूं जिन चौपाइयों को लेकर के बार बार हवा भरने का प्रयास कर रहे हैं, उससे उन दलित, पिछड़े, आदिवासियों, गरीब, कमजोरों को ना अच्छी शिक्षा मिल सकती है, ना रोजगार मिल सकता है, ना उनकी बेहतरी हो सकती है। तो ये स्वामी प्रसाद क्यों कर रहे हैं? आप कुछ समझ पाए कि ऐसा करने के पीछे उनके बीच में कौन है वो दिमाग जो उनसे करवा रहा है, या स्वामी प्रसाद खुद से कर रहे हैं? देखिए उनके पीछे दिमाग लगा हुआ है, मैं तो खुल के कह रहा हूं, उसमें श्री अखिलेश यादव जी का दिमाग है। और उनके कुछ लोग हैं जिसको मैं कहता हूं कि जो सुप्पा सलार हैं, सलाहकार लोग हैं, वो सलाह दे रहे हैं, क्योंकि दीपक मिश्रा जी जैसे सलाहकार उनके गोल में नहीं शामिल हो पाए। अगर ये उनके गोल में शामिल होते आदरणीय शिवपाल यादव जी के माध्यम से, तो मुझे लगता अच्छी सलाह देते। अब वो लोहिया जी के रास्ते पर नहीं जा रहे हैं, अब वो जयप्रकाश नारायण जी के मुद्दे रास्ते से नहीं जा रहे हैं, ये बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों से नहीं जा रहे हैं। ये तो अरे उन्हीं सलाहकारों के साथ मिलकर आप खूब बैटिंग करते थे। अब वो विकास का रास्ता छोड़ करके समाजवादी पार्टी के कार्यालय पे बढ़िया चाय कॉफी चलती थी। आज यहाँ आप दीपक मिश्रा को तलाश रहे हो।
नहीं, चाय तो आज भी हम पी सकते हैं, कल भी पी सकते हैं। नहीं, चाय आप पी पीना बहुत सकते बुरी हो बात सर, नहीं आप है। तो कुछ भी कर चाय सकते हो। बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। आप मुद्दा मैचलेस हो पॉलिटिक्स में यूपी के, आप कुछ भी कर सकते हो। अभी हमारे आदरणीय उपमा मिश्रा विहीन जी, रचा दीपक विधि ने। मिश्रा जी चाय पर बुलावे, हम तो पिलाते ही, हम तो बुलाते हैं, वो आते ही हैं, हम पिलाते हैं, हम जाते हैं उनके यहाँ पीते हैं, तो वो मसला नहीं है। मसला अच्छा, इस शुरू बात हो का गया चाय मुद्दों पीना को पिलाना। लेकर के आप वर्तमान की ओके। राजनीति 500 नहीं, ये साल पहले की वैयक्तिक चाय है, राजनीति में राजनीतिक चाय नहीं है। क्या क्या बोला सर, गया, नेता कोई काम आज उसका वैयक्तिक मायने नहीं है। करता है सर, नेता का हर काम राजनीति होता है। मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद इस पर चर्चा में आप सब मेरे साथ शिरकत किए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आप सभी का। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।